मैथिली उद्भव विकास आ उत्पत्ति। मैथिली भाषाक उद्भव कोना भेल, एकर विकास और उत्पत्ति कोना भेल, इससे संबंधित इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इस पर बार बार सवाल आप पूछते हैं कि मैथिली भाषाक उद्भव आर विकास पर एकटा निबंध लिखू, मैथिली भाषाक उत्पत्ति व उद्भव कोना भेल, एहि तथ्य पर प्रकाश दिया। तो इसमें वही देखेंगे कि मैथिली की जो वर्तमान रूप है, इससे पहले किस तरह का रूप था, इससे पहले और किसी और भाषा से किस तरह से मिलता जुलता था। विद्वान सब कालवृक्ष, सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, इन सब ने मैथिली भाषा की उत्पत्ति पर क्या अपने विचार रखे, और इससे पहले वर्तमान के रूप से जो पहले मैथिली का रूप पाया जाता है वो किस रूप में था, किस नाम से था, किस तरह से ये भारत की वर्तमान की संपूर्ण भाषाओं के विकास के साथ अपनी विकास यात्रा पूरी की। इसी बैकग्राउंड को हम सब इस मैथिली उद्भव विकास और उत्पत्ति टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये प्रबुद्ध भाषा, ये चार्ट को समझना इसलिए जरूरी है कि और लिखना भी जरूरी है आंसर में, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एक ही समय में किस तरह से नवीन नवीन भाषाओं से को प्रबुद्ध जन अपनाते हुए और फिर एक नवीन भाषाओं को जन्म देने का आम जन के बीच एक अवसर आता है। तो इससे यही पता चलता है कि किस तरह से एक नए भाषाओं को जन्म के लिए किस जो संक्रमण काल चलता रहता है, जो प्रक्रिया चलता रहता है प्रबुद्ध जन और आम जन के बीच, वो कैसा है। इसमें ऐसा ही है कि प्रबुद्ध भाषा जो साहित्यक भाषा, ज्ञान विज्ञानक भाषा, वैदिक संस्कृत व छांदस जब प्रबुद्ध की भाषा थी, उस समय में आम जन की बोलचाल की भाषा कैसी थी। जब लौकिक संस्कृति सबसे शुरू में, तो उस लौकिक संस्कृत के समय में संस्कृत मुख्य भाषा आम जन के बीच अलग सा था। उसी अलग से भाषाओं को जब ये प्रबुद्ध जन अपना लेते हैं तो लौकिक संस्कृत कहलाते हैं, और लौकिक संस्कृत जब प्रबुद्ध जन अपना लेते हैं तो आम जन के बीच एक नवीन भाषाओं का रूप जन्म होता है जिसे प्राकृत कहते हैं। और जब प्राकृत को भी विद्वान जन अपना लेते हैं तो फिर आम जन भाषा के बीच एक नवीन भाषा का जन्म होता है जिसे अपभ्रंश कहते हैं। फिर से अपभ्रंश को, चूंकि आमजन की भाषा को क्यों प्रबुद्ध जन अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी रचना उस भाषा में करनी है जिससे लोगों को आसानी से समझ में आई, ताकि वो उनकी रचना में लोकप्रियता हासिल कर सके। तो अपभ्रंश को जब आमजन भी चाहता है तो प्रबुद्ध भाषाजन लोग फिर अपभ्रंश को अपना लेते हैं, और फिर अपभ्रंश को अपना लेते हैं और व्याकरणिक पुट देने के बाद उसमें कठिनता आ जाता है, तो सरलता के लिए आमजन फिर मैथिली जैसी जनभाषाओं का जन्म आ जाता है। फिर मैथिली भाषाओं को अपना लेते हैं प्रबुद्ध जन, और तो फिर मैथिली उपभाषा का जन्म होता है। मैथिली उपभाषा का हम विस्तार से अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर बस यही समझ लें किस तरह से मैथिली भाषा में भी जाति आधारित, व्यवसाय आधारित, जीविका आधारित किस तरह से भाषाओं में अंतर देखने को मिलता है। इसे ही मैथिली भाषाओं को उपभाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि अब ये है कि मैथिली शब्द सबसे पहले कहाँ से आया, कौन प्रयोग किया, किस तरह से ये पहले अस्तित्व में था। तो इसमें यही देखते हैं कि सबसे पहले कालवृक्ष 1801 ईस्वी में मैथिली शब्द का प्रयोग केने छला, ई सबसे पहले उपयोग केने छला। और विद्यापति, अभट्ट, लोचन, मिथिला वंश, बेलगति, तिरहुतिया मैथिली के वर्तमान रूप से पहले विद्यापति इनको अभट्ट, लोचन, मिथिला वंश, बेलगति, तिरहुतिया नाम से कह करके इसमें रचना करते थे। तो मैथिली का वर्तमान रूप से पूर्व रूप इस रूप में था। सुभद्र झा, मिथिला अपभ्रंश इसे कहते हैं। इस रूप में अलग अलग मैथिली भाषा के रूप में चर्चा भेल। ग्रियर्सन सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में बिहारी भाषा व्याकरण क्रम में मैथिली भाषा व्यापकता के स्वीकार कैलन। अब ग्रियर्सन 1880 ईस्वी में जब बिहारी भाषा व्याकरण नाम का किताब लिखते हैं तो उसमें मैथिली भाषा की जो वहाँ पर उस समय उपस्थित थे इसकी व्यापकता को स्वीकार करते हैं। अर्थात मैथिली का जो जन्म है तो 1880 ईस्वी से ही कहीं आसपास से रहा होगा। एकरा से पूर्व रामायण में हनुमान जाहि भाषा में सीता से संवाद करै छथिन तकरा मिथिला प्रदेशक भाषा कहल गेल अछि। अब रामायण में जब हनुमान जी, चूंकि सीता मिथिला क्षेत्र की थी, जनक नंदिनी थी, तो इनको तो मैथिली ही आता होगा, और हनुमान जी जब इनसे गए बात करने
तो हनुमान जी तो भी तो मैथिली सीखकर ही बात करने गए होंगे। तो ऐसे ही मानता है कि वो जो हनुमान जी के और माता सीता के बीच जो संवाद हुआ, उसमें उसकी भाषा मैथिली ही रहा होगा। फिर मैथिलीक प्राचीनता और सर्व स्वीकार्यता संबंध क्रम में अनेक वाद विवाद होते रहल अछि। स्वाभाविक है, सभी विद्वान अपना अपना मत रखेंगे कि कभी कोई बोलेंगे कि ये इसी समय से अस्तित्व में था, कोई बोलेंगे इस समय से अस्तित्व में था। इसी वाद विवाद को हम लोग देखेंगे। मुदा आधुनिक भाषाविद लोक प्रायः एहि बात के स्वीकार करै छथिन जे मैथिली भारोपीय भाषा परिवारक सेंटुम कुलक भारतीय आर्य भाषा शाखा में संस्कृत सँ प्राकृत, प्राकृत सँ अभ्रंश, अभ्रंश सँ अबहट्ठ आ अबहट्ठ सँ मैथिली रूप में उत्पन्न भेल। अभी हम लोग ने प्रबुद्ध जन और आम जन के बीच देखा किस तरह से जन भाषा में नवीन भाषाओं का आना लगा रहता है और प्रबुद्ध जन अपनाते चले जाते हैं, और इसी से वर्तमान मैथिली भाषा का जन्म होता है। इसमें यही कहा गया सेंटुम और केंटुम कुल। सेंटुम वो कुल है जो भारतीय आर्य भाषा को प्रतिनिधित्व करते हैं, और केंटुम वो कुल है जो केल्टो यूरोपियन भाषाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सेंटुम कुल के आर्य भाषा की शाखा से ही मैथिली का जन्म हुआ है। ये इस तरह की विद्वान लोग की मान्यता है। अब इसमें कुछ बात बनाने के बाद कुछ उदाहरण भी दिया जाए तो इस तरह से है कि आकृतिक मूलक वर्गीकरण करय वाला मैथिली के एक स्वतंत्र भाषा मानित अयोगात्मक आ श्लिष्ट योगात्मक श्रेणी में राखे छथिन। अब यहाँ पर यह अंतर देख के पता चलता है कि मैथिली का अस्तित्व किस तरह से शुरू हुआ था। उपयुक्त विश्लेषण के ध्यान में रखैत मैथिलीक उद्भवक संदर्भ में देल गेल विभिन्न विचारधारा परीक्षण कयल जा सकैत अछि। अब कौन कौन सा विचार है ये देखिए। कोनो भाषाक उद्भव एकटा जटिल प्रक्रिया से होइत अछि, स्वाभाविक है। तैं विद्वानक बीच मतभेद होयब आवश्यक अछि। मुदा सामान्य दृष्टिकोण से कोनो प्रदेश एक समय में दू तरहक भाषा विद्यमान रहैत अछि। एकटा प्रभुत्व भाषा जे व्याकरणनिष्ठ, साहित्य आ ज्ञान विज्ञानक मान्यता रखैत अछि, आ दोसर आमजन भाषा जे सामान्य जन द्वारा बाजल जाइत अछि। आ काल क्रमेण आमजनक भाषा प्रभुत्व भाषाक कोटि में शामिल व क्लिष्ट भ जाइत अछि। ये वही चार्ट की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे। पुनः आमजन अपन सुविधा अनुसार बोलचालक भाषा विकसित करि लैत अछि, एही क्रम सँ कोनो भाषाक जन्म होइत अछि। अब ये कोनी भाषा की जन्म की प्रक्रिया क्या है कि वही आमजन नवीन भाषाओं को जन्म देते जाते हैं, प्रबुद्ध जन अपनाते जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में भाषाओं का जन्म होता रहता है। अब ये सर्वमान्य तालिका है कि भारतीय भाषा भारत और यूरोप की भाषाओं के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान के मैथिली तक की यात्रा में किस तरह से विखंडन होकर के वर्तमान रूप में मैथिली भाषा का जन्म हुआ। 2500 ईसा पूर्व में भारतीय भाषा परिवार से भारत ईरानी शाखा 1800 ईस्वी में निकलता है, और भारत ईरानी शाखा से भारतीय आर्य भाषा और ईरानी, भारतीय आर्य भाषा से फिर वैदिक संस्कृत, मुख्य भाषा संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके से प्राकृत का 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में विखंडित होता है। तो फिर प्राकृत से ही क्षेत्रीय अनुसार प्रतीच पश्चिम का, उद्देश्य उत्तर का, प्राच्य पूर्व का, मध्य देशीय मध्य का, और दक्षिणार्थ दक्षिण प्राकृत का। और इसमें से प्राच्य प्राकृत यानी पूर्वी प्राकृत को 300 ईसा पूर्व में अर्ध मागधी और मागधी प्राकृत में अलग होते दिखते हैं, और फिर इनके विखंडन से एक मागधी अपभ्रंश पश्चिमी अवहट्ठ में भाषा निकलता है जो अवधी हिंदी छत्तीसगढ़ी भोजपुरी होता है, और मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश और से पूर्वी अवहट्ठ, और इसमें मैथिली बांग्ला असमी उड़िया मगही निकलता है। तो ये चार्ट जो है जो समान है, ये आप कहीं पर भी भारतीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं, मैथिली भाषा की उत्पत्ति में भी उपयोग कर सकते हैं, मैथिली भाषा के विकास काल क्रमेण में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस चार्ट को अच्छे से ध्यान रखिए, हर जगह काम आने वाला है ये। अब यह पारिवारिक वर्गीकरण के मान्यता देनहार एहि तथ्य सँ पूर्णतः सहमत छथिन जे मैथिलीक उत्पत्ति भारतीय भाषा परिवार में भेल अछि, आ भारतीय भाषा विकसित क्रम में मैथिली उद्भवक गुणक सन्निकट अछि। अब इसमें यही कह रहे हैं कि ये तो सभी विद्वान मानते हैं कि मैथिली भाषा का जो विकास है भारतीय भाषा परिवार से ही हुआ है, और इसकी जो उद्भव का गुण है ये भारतीय भाषा परिवार से मिलता जुलता है। मोटा मोटी 2500 ईसा पूर्व में भारत यूरोपक, मोटा मोटी मतलब लगभग 2500 ईसा पूर्व में भारत यूरोपक भाषाक सम्मिश्रण से एकटा मूल भाषा छल। कालांतर में भारतीय भाषा परिवार दो शाखा में विभक्त हो गए। वही सर्वमान्य इसी तालिका को यहाँ पर तोड़ तोड़ के अब बता रहे हैं कि दो शाखा में विभक्त हो गया। सेंटुम केंटुम, सेंटुम भारतीय आर्य भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाला और केंटुम यूरोपीय भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाला।
अब इस तरह से 1800 ईसा पूर्व में इंडो ईरानी भाषा के जन्म होइत देखल जा सकैत अछि। पुनः 1200 ईसा पूर्व धरि आबैत आबैत इंडो ईरानी शाखा दू भाग में बाँटि गेल, ईरानी शाखा आ भारतीय आर्य शाखा। आ लगभग 500 ईसा पूर्व धरि भारतीय आर्य भाषाक मूल भाषा संस्कृत वर्चस्व काल रहल आ महाजनपद काल धरि आबैत आबैत आर्य भाषा संस्कृत के विशाल भारतीय क्षेत्र में पसरल जन भाषा से संबंध स्थापित करैत भाषा के एकटा नवीन परिवेशक सामना करऽ पड़ल। अब जब संस्कृत की वर्चस्वता टूटता चला गया तो किस तरह से प्राकृत से अपभ्रंश से अपहट की तरफ नवीन भाषाओं का जन्म होता रहा नए नए रूपों में। ये विशेष ये जो है जो ये अपने प्रदेश के अलग अलग प्रदेश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य में अलग अलग रूप में अलग अलग गुण लेकर के विद्यमान होना शुरू हो गया, जाहि में प्राच्य प्राकृतक संबंध पूर्वी या उत्तर पूर्वी प्रदेश जे मौर्य आ गुप्त काल में मगध प्रदेशक नाम से विख्यात छल, जे 300 ईसा पूर्व मतलब मगध प्रदेश में जो पूर्व वर्तमान की जो प्राच्य प्राकृत का संबंध है वो पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत से है, जिसमें कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार और फिर असम ऐसे सारे राज्य आ गए। जे 300 ईसा पूर्व धरि आबैत आबैत प्राकृतक बड़ क्लिष्ट भ गेल। अब प्राकृत वर्ड बहुत क्लिष्ट अर्थात कठिन कैसे हो जाता है, क्योंकि फिर आमजन की भाषाओं को प्रबुद्धजन अपना लेते हैं तो उसमें व्याकरणिक नियम कठिनता से लागू कर देते हैं, तो फिर वह भाषा कठिन हो जाता है। तो फिर उसी आसानी के लिए अपभ्रंश का नए भाषाओं का जन्म हो जाता है आमजन के बीच, इसीलिए भ्रष्ट अपभ्रंश जन भाषा देखो लेल भेटैत अछि। एहि प्रक्रम में प्राच्य अप्राच्य प्राकृत प्रदेश में जनभाषाक दूटा शाखा अर्धमागधी आ मागधी उत्पन्न भेल। पुनः लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी धरि आबैत आबैत अपभ्रंश शिष्ट भाषा के रूप धरि लेलक। अब फिर से प्राकृत के बाद अपभ्रंश जब आमजन के बीच आया तो अपभ्रंश को प्रबुद्धजन अपना लेते हैं, व्याकरणिक पुट डाल करके उसमें उसको भी कठिन कर देते हैं, तो फिर से आमजन के बीच जो है सो नवीन भाषा का जन्म होता है। लेकिन ये यहाँ पर जो अवहट को प्रबुद्धजन अपना लेते हैं, इस अवहट में काफी सारे रचना देखने को मिलते हैं। अर्धमागधी प्रदेश में पश्चिमी अवहट आ मागधी प्रदेश में पूर्वी अवहटक उत्पत्ति भेल। विद्यापति कीर्ति पताका, ज्योतिरेश्वर वर्णनत्राकर आदि रचना पूर्वी अवहटक रचना अछि। अब अवहट की जो रचना है विद्यापति कीर्ति पताका, इसका उदाहरण है। पूछेगा कि अवहट की रचना की उदाहरण कौन सा है, तो विद्यापति का कीर्ति पताका है, ज्योतिरेश्वर का वर्णनत्राकर है। विद्यापति एही अवहट के देशिल बहिना के नाम देलनि आ आगू चलि कऽ मिथिलाक जनभाषा रूप में साहित्यक भाषा रूप में बनी गेल। फिर से अपभ्रंश के बाद जब जनभाषा मैथिली जनभाषा का रूप आते हैं तो फिर से प्रबुद्धजन अपना लेते हैं और उसके बाद एक मेच्योर मैथिली भाषाओं का रूप में जन्म होता है। यद्यपि 1300 ईसा पूर्व आबैत आबैत अपभ्रंशक बादक नव भारतीय आर्य भाषा अलग अलग क्षेत्र में अपन पहचान बना चुकल छल, तथापि पूर्वी प्रदेश में 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी धरि क्षेत्रीय प्रदेशक धरि विकासक लेल संक्रमण से गुजरि रहल छल। निश्चित रूप से तत्कालीन साहित्य जेना सिद्ध साहित्य, डाक घाघक वचनावली, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर, ये सब कौन सी रचना है, ये सभी के सभी प्राक विद्यापति रचना है, विद्यापति से पहले का रचना है। सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, डाक घाघक वचनावली जो स्थानीय स्तर के लोकोक्ति से मतलब है, से डाक घाघक वचनावली मतलब कुछ कुछ डाक ने कहा तो वो सच ही होगा, ऐसे कहा कि थोड़ को ज्योति ह अधिक मेहयबी ह ऊंच को बनिय आड़ आ ताहू पर नहीं बरसो तो डाक के पढ़ियो गाड़ी। अर्थात वो किस तरह से कर रहे हैं कि थोड़ा जोतना खेत को हल से और अधिक मेहियाना, अर्थात बड़ा बड़ा मिट्टी का नहीं, थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकालना और ऊंच को आड़ी बांधी यानी खेत के चारों तरफ के ऊंचा ऊंचा रखना और उस पर भी बारिश अगर नहीं हुआ ना फिर डाक को पड़ना गाली डाक को देना। इस तरह की डाक घाघ वचनावली देखने को मिलता है। तो ये सब विद्यापति से पहले से ही मैथिली भाषा में उस क्षेत्र प्राच्य में पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान था। तो ऐसा माना जाता है कि मैथिली का अस्तित्व पर विद्यापति से पहले भी था। तो बेसिकली वही कहना चाह रहा, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर, ये सब प्राक विद्यापति साहित्य की उदाहरण है। अब वही संक्रमण के स्पष्ट रूप से देखल जा सकैत अछि। विद्वान सभक मोन में मैथिली से गणेशक संदर्भ में मतांतर उत्पन्न करैत अछि। अब यही सब संक्रमण है कि कुछ विद्यापति से पहले की रचना में देखने को मिलता है, कुछ विद्यापति के साहित्य अवहट रचना में देखने को मिलता है। तो मैथिली का उत्पत्ति श्री गणेश कब हुआ, इसमें विभिन्न विद्वान अपने अपने तरीके से बात रखते हैं।
अब देखिए मैथिली भाषा के उद्भव के संदर्भ में सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं, ग्रियर्सन क्या कहते हैं, सुभद्र जी झा क्या कहते हैं, महामहो उमेश मिश्र क्या कहते हैं। ये सभी विद्वान अपन अपन कार्य मैथिली के उत्पत्ति के अलग अलग अंदाज में स्पष्ट कैलनि अछि, मुदा सभक काज में प्राच्य कुल से मैथिली के उत्पत्ति के स्वीकार कयल गेल। अब इन्होंने सब अपने अपने तरीके से अलग अलग आधार से अलग अलग तर्क दे करके मैथिली के जन्म को तो सिद्ध करते हैं, लेकिन जो सभी की बात में जो समानता है वो ये है कि यह प्राच्य कुल में ही मैथिली की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, ये दूसरे कुल में नहीं रखते हैं। तो प्राच्य कुल में अर्थात पूर्वी क्षेत्र के कुल में ही मैथिली भाषा के जन्म को लोग स्वीकार करते हैं। अंतर अछि जे ग्रियर्सन सन विद्वान अपन शोध में अंतरंग बहिरंग आ मध्यवर्ती शाखा के उल्लेख करैत मैथिली के प्राच्य कुलक शाखा से निकलल बिहारी भाषा में भोजपुरी मगही संग राखै छथिन। यहाँ पर ग्रियर्सन कैसे अंतरंग और बहिरंग मध्यवर्ती शाखा भाषाओं की 3 शाखाओं में बांट देते हैं और मैथिली के प्राच्य कुलक शाखा से निकलल बिहारी भाषा में भोजपुरी मगही के साथ रखते हैं। और जबकि सुनीति कुमार चटर्जी महोदय किस तरह से मैथिली के प्राच्य कुलक मागधी भाषा में बांग्ला, असमी, उड़िया, मगही संग राखै छथि। सुनीति कुमार चटर्जी थोड़ा और उसको तोड़ते हैं और असमी, उड़िया, मगही यानी पूर्वी भारत के और सारे भाषाओं को समेट करके उसके साथ में मैथिली को रखते हैं। और उमेश मिश्र किस तरह से रखते हैं, मागधी कुलक पूर्वी शाखा में बांग्ला, मगही संग राखैत छथि। तो उमेश मिश्र, सुनीति कुमार चटर्जी ये भारतक रहत स्थानीय स्तर पर ज्यादा समझ रहत, तो लोकल स्तर के आर चीज के मिला कर मैथिली के उत्पत्ति के सिद्ध केलन। मुदा लेकिन जिस तरह से ग्रियर्सन ने यहाँ पर अंतरंग बहिरंग मध्यवर्ती शाखा में बिहारी शाखा के अंतर्गत भोजपुरी मगही के साथ मैथिली को रखते हैं, तो अंग्रेज अधिकारी थे, आयो राम गयो राम, तो वहां से तो अपना नौकरी करने आए थे यहाँ पर, तो इतना ये नीचे नहीं उतरे, इसे भी एक बिहारी भाषा का एक शाखा बनाए और उसी में सबको रख दिए, बेचारे अपना जल्दीबाजी में थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्पष्ट मैथिलिक उत्पत्ति प्राच्य कुलक मागधी शाखा से भेल अछि। यद्यपि मागधी प्राकृत वा अपभ्रंश में विशिष्ट साहित्यक रचना नहीं भेटैत अछि आ प्रायः संस्कृत आ अपभ्रंश में चंडाल व निम्न जातिक भाषा के रूप में एकर पहचान अछि। प्रायः अब जब संस्कृत था आ अपभ्रंश में चंडाल और निम्न जाति अर्थात मैथिली का जाति आधारित किस तरह से अलग अलग अंतर मिलता है, ये उस समय में भी था जब संस्कृत का अस्तित्व था, वैदिक संस्कृत था, लौकिक संस्कृत का अस्तित्व जब था, उस समय में भी निम्न जाति और चंडाल लोग की जो भाषा थी, चंडाल मतलब छोटे जाति, दलित जाति, उस समय ऐसे संस्कृत में उसे कहा जाता था। तो निम्न जाति की जो भाषा थी उसे उसको उस भाषा को मैथिली का रूप दिया गया। तथापि संस्कृत से प्राकृत आ प्राकृत से भ्रंश आ भ्रंश से मैथिलिक विकास क्रम में किछु विशेषता दिस अग्रसरित होइत देख सकै छी, जो उपयुक्त विश्लेषण संदर्भ में मैथिलिक उद्भव आ विकासक संदर्भ में बल दैत अछि। अब यहाँ पर कुछ अंतर ढूंढा गया, किस तरह से मागधी प्राकृत से वर्तमान के मैथिली तक यात्रा में शब्दों का अंतर शुरू होता है, शब्दों का बनना बिगड़ना नया रूप शुरू होता है। तो अब यहाँ पर मागधी प्राकृत में संस्कृत शब्द र के बदला ल के प्रयोग शुरू भेल, संस्कृत में जो ल होता था वो मागधी प्राकृत में ल का उपयोग होना शुरू हुआ और पुनः मागधी अपभ्रंश में र का बदला संस्कृत जैसे शुरू हो गया, जे मैथिली धरि चलित रहल। अब यहाँ पर संस्कृत में है कि राजा पुरुष संस्कृत में लिखा जाता था, लेकिन संस्कृत के विखंडन के बाद जब आमजन में मागधी प्राकृत का अस्तित्व आया तो उसमें राजा को लाजा लिखने गया, पुरुष को पुलिसी लिखने लगा, और मागधी अपभ्रंश में प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया तो फिर से संस्कृत जैसा लाजा को ल की जगह पर र लिखने लगा, राजा और पुलिसे की जगह पुरुषो। अब मैथिली में फिर से वही मागधी अपभ्रंश जैसे ही चलता आ रहा। तो यह परिवर्तन देखने से लग रहा है कि मैथिली का विकास किस तरह से संस्कृत से चल करके प्राकृत अपभ्रंश होते हुए वर्तमान के मैथिली रूप तक पहुंचा है। इसीलिए इस अपभ्रंश की इस परिवर्तन को याद रखना, इसका उदाहरण देना होता है। तभी आप कितना भी बात बना ले, जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक कॉपी चेक करने वाले के मन ही नहीं भरेगा, उन्हें तब तक नहीं मन भरेगा जब तक कि आप उसे एग्जाम्पल नहीं देंगे। इसलिए इसे एग्जाम्पल को याद रखना आसान है,
इसलिए आसान शब्द में इसे उपयोग किया हूँ। संस्कृतक जौवक बदला योयक प्रयोग शुरू भेल, जे बाद में पुनः जौवक रूप में होमय लागल। जेना संस्कृत में जानाति, मागधी प्राकृत में यानादि, मागधी अपभ्रंश में जन्नाति। तो किस तरह से यह परिवर्तन हो रहा और मैथिली तक चलता आ रहा है, ये देखने को मिलता है। अब ये थर्ड है कि 2 उदाहरण हो गया, और तीसरा ये है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन में संस्कृतक अहमक स्थान पर मागधी प्राकृत में हगे हगे के रूप में होमय लागल। अब यह हगे हगे एक सूचनार्थक भाव में है। किसी को बोलता है हगे सुनै छै, हगे सुन लें, तो ये सूचनार्थक शब्द है जो मैथिली के लोकल प्योर लोकल में यूज किया जाता है। तो इसी में है कि मागधी अपभ्रंश में मय मओक रूप में प्रयोग भेल। प्राचीन मैथिली में एकरा मओक रूप में प्रयोग होइत देखैत छी जे आगू हम आ हम बनि गेल, हमें आ हम बनि गेल। तो इस अंतर को याद रखना है। एहिना अनेक शब्दक निर्माण के वचन आ लिंगक नियम के संस्कृत से मैथिली धरि बदलैत आ बनैत देखैत छी। जो मैथिली उद्भव आ विकास के संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट, अभट्ट से मैथिली के रूप में बनैत बदलैत साबित करैत अछि। तें ई कहब सर्वथा उचित अछि जे मैथिली उद्भव आ विकास संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश आ अपभ्रंश से अभट्ट, अभट्ट से मैथिली के रूप में भेल अछि। इसी तरह से हम यहाँ का ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।